इजीली कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। हर पार्ट को प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, पर ग्लास में कोई प्रॉपर शेप नहीं है। अब मैं कुछ एमसीक्यू आप लोगों को देना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है आता होगा, और साथ में गाइस इसकी वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यू भी आपको देने वाले हैं। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे उस एमसीक्यू का आंसर दे पाते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनते हो। तो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को वेट जरूर करूंगा। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 1000। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो गाइस सबसे पहले मैटर, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाइड स्पेस। अगर कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, जगह को घेरता है, तो हम उसको कह सकते हैं मैटर। वो आप वाला मैटर नहीं, ये भी मैटर है, मैं भी मैटर हूं, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा है ये भी मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। तो जो भी स्पेस को ऑक्यूपाइड करे वो सभी क्या होता है, मैटर। अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं लाइन वाइज एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, आप सभी को बताएं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। वॉल्यूम, आप सभी को पता है जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, वॉल्यूम। फिर इसका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आप सभी को पता है, मास और वॉल्यूम को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड टेम्परेचर गाइस, आप सभी को टेम्परेचर पता ही है कि टेम्परेचर देने के बाद ही वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो मोशन परफॉर्म करता है। तो ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब चलते हैं गाइस स्टेट ऑफ मैटर की तरफ। ओके, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। ओके, ये सभी चीजें मैं बोल रहा हूं आप लोगों को पता होगा। अब गाइस इसके अंदर आप देखो कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में कितना स्पेस है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में कितना स्पेस है, वो ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब, इसमें अगर हम बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बहुत पास पास में होने की वजह से बहुत ज्यादा है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में कम है, बट गैसेस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो दोनों के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। अब गाइस कुछ और चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, थोड़ा इसको और बड़ा कर दो। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि उसके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। अगर मैं बात करूं लिक्विड के कंपैरिजन में, तो गाइस सॉलिड के कंपैरिजन उनके पार्टिकल, अगर सॉलिड से कंपैरिजन करूं तो दूर होते हैं, बट गैसेस से कंपैरिजन करूं तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसके बाद गाइस आप सभी को पता है दे डोंट मूव मच। क्यों वो ज्यादा क्यों नहीं मूव हो सकते हैं, क्यों नहीं घूम सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं। और गाइस अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ वहां मूव हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो ट्रैवल कर सकते हैं वो गैसेस के पार्टिकल, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद गाइस वही स्पेस की बात जो मैंने अभी बताया, स्पेस बहुत कम रहता है सॉलिड के अंदर। लिक्विड के अंदर बात करूं तो कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा स्पेस होता है, और गैसेस की बात करूं तो सॉलिड एंड लिक्विड कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है। एंड सॉलिड, अगर अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो स्टिक टुगेदर, मतलब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत नजदीक होने की वजह से वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और कंपेयर टू लिक्विड गाइस, अब दोनों से कंपैरिजन करूं तो सॉलिड के कंपैरिजन में ये सॉलिड के कंपैरिजन दूर होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। बट गैसेस से कंपैरिजन करो, अगर गैसेस से कंपैरिजन करता हूं गाइस, तो लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब गैसेस की बात करूं तो उनके मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, तो इनके अंदर फोर्सेस क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। अब गाइस सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उसको कोई फिक्स शेप नहीं होता। आपको पता, जिसमें भी मैंने लिक्विड को डालता हूँ लिक्विड उसी तरह से हो जाता है। जैसे अगर वाटर की बात करूँ, वाटर को ग्लास में डालूं तो ग्लास की तरह हो जाएगा, समझ में आए। और गैसेस की बात करूँ तो इसको भी कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मेटल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का जरूर एक एग्जाम्पल लिखो। देन इसका वाटर एंड लास्ट वाले का एयर। अब और हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। ओके, अब गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं।
शेप की बात करें तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था गैसेस के अंदर कि अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर डालूं तो उसका वो शेप उस तरह से ले लेता है और उसी तरह से शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम लिक्विड भी गाइस, शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर इट ऑक्यूपाई, जैसा कंटेनर रहेगा उस कंटेनर के अंदर डालोगे उसी तरह से लिक्विड उसी तरह का, जैसे अगर ग्लास के अंदर मैं वाटर डालता हूं तो वाटर का शेप उसी की तरह से हो जाएगा। पर जो सॉलिड होता है, सॉलिड का जो मतलब कि शेप होता है वो फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है गाइस। अब इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, मतलब किसको ज्यादा प्रेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके बीच में ज्यादा स्पेस रहेगा उसी को ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे। तो गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है तो आप उसको ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे। लिक्विड के अंदर कम स्पेस होता है तो उसको कम कंप्रेस कर पाते हैं। और जो हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर स्पेस ही ना के बराबर होता है तो उसको बहुत ना के बराबर हम क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। अगर हम ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो देखो, हाई कंप्रेसिबल, नॉट इजिली कंप्रेसिबल और लिस्ट कंप्रेसिबल सॉलिड। इसके बाद गैस फ्लो की बात करें तो इजिली फ्लो होता है गैस, और जो हमारा लिक्विड भी है वो भी फ्लो इजिली होता है। बट अगर हम बात करें सॉलिड, क्योंकि आप सभी को पता है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक होते हैं तो ये फ्लो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं लिक्विड को कहीं भी रख दूं तो भाई फ्लो होना स्टार्ट होता है, गैसेस को छोड़ दूं तो आपको पता है इजिली फ्लो होने लगता है। सो अब स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की हम बात कर लेते हैं। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लो एंड पार्टिकल। शेप आप सभी को पता है गाइस कि इसका क्या होता है, फिक्स शेप होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो गाइस आप सभी को पता है कि ये सबसे कम कंप्रेसिबल होता है, इसको इजीली कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर मैं ज्यादा कंप्रेसिबल करूंगा तो ब्रेक हो जाएगा। और पार्टिकल्स की बात करूं तो इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और गाइस सॉलिड कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं होता गाइस। क्यों नहीं फ्लो होता ये हमने देख लिया है, समझ में आया। और जो लिक्विड हो, जो गैसेस होता है बहुत आराम से फ्लो होता है। लिक्विड भी फ्लो होता है बट गैसेस सबसे ज्यादा फ्लो होता है। ओके, सॉलिड को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो दो पार्ट में डिस्क्राइब कर सकता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपल सा लैंग्वेज यही बोलना चाहूंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होता है। बट अगर मैं इसकी बात करूं एमोर्फस सॉलिड का तो इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता गाइस। क्यों, इसका रीजन हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि ऐसे ये मान लो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। अगर वैसे मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, ये इधर है, फिर इसके नीचे ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से, इस तरह से। और अगर मैं एमोर्फस की बात करूँ तो कहीं भी किसी तरह से होंगे, ये इधर है तो ऐसा है, फिर ये ऐसा है। तो मतलब इनके मॉलिक्यूल्स में जो पैटर्न है वो प्रॉपर पैटर्न नहीं है। और प्रॉपर पैटर्न नहीं होने के बाद इसीलिए इनको डेफिनेट शेप नहीं होता गाइस। तो इसीलिए देखो दूसरा जो मैं डिफरेंशिएट मैंने किया हुआ है, तो पार्टिकल अरेंजमेंट रेगुलर होता है और इसके अंदर रैंडम होता है। शेप की अगर मैं बात करूं तो इसके जो पार्टिकल प्रॉपर अरेंज होते हैं, प्रॉपर अरेंज होने के कारण इसको डेफिनेट शेप होता है और इसको डेफिनेट शेप नहीं होता। और गाइस मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है, इसके जो पार्टिकल है प्रॉपर अरेंज होने के कारण इसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता गाइस। इसके बाद सिंपल सी बात है, इसको जो पार्टिकल होता है प्रॉपर अरेंज होने के कारण इसको डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। बट इसके पार्टिकल प्रॉपर अरेंज नहीं होने के कारण इसको प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता गाइस। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट, शुगर एंड आइस, और इसका एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर। ओके, तो ग्लास कोई प्रॉपर शेप नहीं है गाइस। अगर मैं क्रिस्टल सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट के हर क्रिस्टल पार्ट को, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में रहता है तो हर पार्ट को एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है। पर ग्लास को कोई प्रॉपर शेप नहीं, हम जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। बट अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, शुगर की बात करूं तो उसको एक प्रॉपर शेप होता है। तो गाइस यहाँ अब मैं कुछ एमसीक्यू आप लोगों को देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लोग दो। ओके, तो ये पहला है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये दूसरा है गाइस, ये ओके, मैं तो हो सकता है पीछे का थोड़ा फास्ट हो गया तो मैंने स्लो कर दिया। ओके, इतने क्वेश्चंस का आंसर मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे आपका पूरी चीज एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद,